India's food movement takes a major leap with the integrated mega food park made possible by the Ministry of Food Processing Industries, Government of India, and the Future Group. This Wednesday morning is a witness to the formal inauguration of the park. Namaskara, salutations, and suswagata. Most respected welcome to all our esteemed guests on the dais, our esteemed and respected invitees, and the lovely people of Tumkur and Karnataka. May we now invite Honorable Minister for Food Processing Industries, Government of India, Mrs. Harsimrat Kaur Badal, to deliver the welcome address. Ladies and gentlemen, Honorable Minister, Mrs. Harsimrat Kaur Badal. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Shri Vajubhai Rudabhai Vala ji, Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddamaraiah Ramaiah ji, Union Minister of Chemical and Fertilizer, Shri Anant Kumar ji, Union Railway Minister, Shri Sadanand Gowda ji, Union Minister of State, Shri Siddeshwara ji, Member of Parliament, Shri Mudha Hanume Gowda ji, Minister of Law, Government of Karnataka, Shri T.B. Jayachandra ji, CEO Future Group and India Park, Shri Kishore Bayani ji, and Secretary Ministry of Food Processing, Shri Siraj Hassan ji. आप सबको आज के लिए सुस्वागता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप आज इस ऐतिहासिक दिन पे, आज कर्नाटक की महान धरती पे आप पहुंचे हैं, जिस दिन पे आज मार्स का मंगलयान का एक नया इतिहास रचा गया है। इस नए इतिहास के साथ आज आप इंडिया फूड पार्क देश को समर्पित कर रहे हैं, जिससे मैं कह सकती हूं कि आज खाद्य प्रसंस्करण का एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक नया दौर शुरू हो रहा है। इस फूड पार्क के आने से इस इलाके के कई इलाकों में, तुमकुर में, चिकबल्लापुर में, दोदाबल्लापुर में, शिमोगा में, चामराजनगर, कोलार, ये आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस इलाकों के किसानों को, नौजवानों को रोजगार के साधन और बहुत यहाँ पे विकास का बहुत बड़ी तरक्की की लहर इस मेगा फूड पार्क के यहाँ से आने वाली है। और मैं इसके लिए फ्यूचर ग्रुप के CEO किशोर बयानी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके विजन के कारण आज ये मेगा फूड पार्क यहाँ पे लगाया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होगा, क्योंकि जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, खेती की जमीन घट रही है, तो आने वाले समय में टू फीड दिस ग्रोइंग डिमांड ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर कंट्री is to produce more from less to feed more, and that is where I think the future of food processing lies. As you all know that our country is one of the largest producers of milk in the world. We are the largest producers, second largest producers of fruits and vegetables in the world, and we are the third largest producers of marine in the world. But in spite of this, our processing is moving at a very slow pace. And I think that this is where the processing industry is needed the required thrust to ensure कि जैसे प्रोसेसिंग में तरक्की होएगी, जैसे खाद्य प्रसंस्करण बढ़ेगा, तो एक तरफ किसान का भी भला होएगा और दूसरी तरफ देश में जो वेस्टेज होती है, जो सब्जियां, फल और खराब हो जाते हैं, नुकसान होती है, वो भी घटेगा। आज ऐसे उद्योग जितने भी लगेंगे, इन उद्योगों के प्रसंस्करण के प्रोसेसिंग के लिए उनको खाद्य की सब्जियों, फलों की जरूरत होगी।
आसपास के किसानों के साथ तालमेल करके उन किसानों को जब बढ़िया टेक्नोलॉजी, बढ़िया सीड, बढ़िया तौर तरीके सिखाए जाएंगे तो किसान को अपनी जमीन में से बढ़िया उत्पादन और ज्यादा उत्पादन मिलेगा। उस करके किसान की आमदन बढ़ेगी और अच्छा और बढ़िया उत्पादन जब इस ऐसे यूनिट्स में प्रोसेस होगा तो फिर इन यूनिट्स की भी कामयाबी होगी। तो मैं समझती हूं कि इन आसपास के इलाकों में जहां किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा, वहां के नौजवानों को ऐसे यूनिट्स में रोजगार के साधन मिलेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज जो आज हमारे देश के सामने है कि फूड वेस्टेज को घटाया जाए। आज मैं कह सकती हूं कि फूड वेस्टेज को बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि फूड को प्रोसेस किया जाए, क्योंकि हकीकत यह भी है कि हमारे देश में प्रोसेसिंग इतनी कम है कि सब्जियों फल की तरफ देखा जाए तो केवल 10% से कम, और सब्जी और फल तो केवल 2% प्रोसेस होते हैं। तो जितनी प्रोसेसिंग बढ़ेगी उतना ही फूड का वेस्टेज घटेगा और उतनी ही लोगों के लिए यह प्रोसेस्ड फूड जब बाजार में आएगा तो मैं समझती हूं कि इससे इन्फ्लेशन भी घटेगी, क्योंकि फूड की कमी होने के कारण कीमतें बढ़ती हैं। इन बढ़ती हुई कीमतों पे लगान लगाने के लिए भी फूड प्रोसेसिंग जरूरी है, क्योंकि जब अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन भी घटेगी। सो मैं आज इस मौके पे प्रधानमंत्री जी का शुक्राना करना चाहती हूं कि उनकी विजन का सदका आज हमारे देश में ऐसे के जैसे इंडिया फूड पार्क का आज वो देश को समर्पण करने के लिए, समर्पित करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी इधर पहुंचे हैं। मुझे खुशी होती हुए बताते हुए कि मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसे 4 और फूड पार्क्स इस साल उनका उद्घाटन, उनकी शुरुआत की जाएगी और 17 और मेगा फूड पार्क्स देश में बांटे जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व पे ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के भविष्य में एक फूड ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ के लिए एक ऐसा फूड का ब्रिज बनाया जाएगा जो फार्म को फॉक के साथ कनेक्ट करेगा, किसान के खेत को थाली के साथ कनेक्ट करेगा और ऐसा फूड का ग्रिड देश भर में बनेगा कि मिनिमम वेस्टेज के साथ, मैक्सिमम प्रोसेसिंग के साथ, अन्नम ब्रह्मा, फूड इज गॉड, आज अन्नदाता का सत्कार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं आज सबका, खास तौर पे प्रधानमंत्री जी का, गवर्नर साहब का, मुख्यमंत्री साहब का और अपने सहयोगी मित्रों का, सबका धन्यवाद करना चाहती हूं। और मेरे दोस्तों, मित्रों जो सामने बैठे हैं, आप सबका यहाँ आने का शुक्राना करना चाहती हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद। ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನುಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರೆಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕರುನಾಡಿಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಈ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಜನತೆಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. Ladies and gentlemen, we now request Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah ji, to kindly address this gathering. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಾಜುಭಾಯಿ ವಾಲ್ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ
ಹರ್ಸಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಬಾದಲ್ ಅವರೇ, ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ GM ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಟಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂಥ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಸಮಾರಂಭ. ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ 7% ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಸುಮಾರು 15% ಹಾಗೆಯೇ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ 10% ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 7% ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ
ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅವರು ಬೆಳೆದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾಶ ಆಗಬಾರದು. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 25-30% ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಮಕೂರು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭತ್ತ ಬೆಳಿತೇವೆ, ಗೋಧಿ ಬೆಳಿತೇವೆ, ಮಾವು ಬೆಳಿತೇವೆ, ತೆಂಗು ಬೆಳಿತೇವೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳಿತೇವೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದರ ಸಮನ್ವಯ ಆಗಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು, ಅದು ಅಮೇರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಭಜನೆ ಆದಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂಧ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Karnataka challenges and opportunities presented in a nutshell by the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah ji. Thank you so much, sir. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಬಂದಿದೆ. May we very humbly request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly unveil the official plaque
which marks the formal inauguration of India Food Park, integrated mega food park. है वैसे केंद्र के हमारे साथी मंत्री बहन हरसिमरत कौर बादल जी, श्री सदानंद गौड़ा जी, श्री अनंत कुमार जी, श्री सिद्धेश्वर जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे किसान भाइयों और बहनों, अभी मुख्यमंत्री जी कन्नड़ भाषा में अपनी बात बता रहे थे। मैं कन्नड़ भाषा नहीं जानता हूं, उसके बावजूद भी वो जो कह रहे थे उसको मैं समझ पा रहा था। और उसका कारण ये है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो केंद्र और राज्य को मिलकर के काम करना होगा। राज्य की भावनाओं को केंद्र ने समझना होगा और केंद्र की योजनाओं को राज्य और केंद्र ने मिलकर के ही पार करना होगा। आज ये जो फूड पार्क हम दे रहे हैं, इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्राइवेट पार्टी तीनों की भागीदारी है। तीनों ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। देश को भी आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई इस नई सरकार का संकल्प है, अगर देश को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाना होगा। राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। राज्य विकास करेंगे तो देश विकास करेगा। राज्य प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा। पहले के समय में या तो राज्य और केंद्र प्रतिस्पर्धा में लगे थे या तो राजनीतिक कारणों से विरोध में जुटे हुए थे। कुछ राज्यों को तो दुश्मनी के व्यवहार का अनुभव होता था। देश ऐसे नहीं चल सकता है। अगर देश चलाना है तो केंद्र और राज्य को एक टीम बनकर के काम करना होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को वो किसी भी दल के क्यों ना हो, दल कोई भी क्यों ना हो, देश तो एक है। कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना होगा। और मैं एक के बाद एक सभी राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर के, सभी मुख्यमंत्रियों का साथ लेकर के भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को लेटर एंड स्पिरिट में कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे उस ताकत का उपयोग किया जा सकता है, उसको करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आज का दिवस अनेक प्रकार से विशेष है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। पहले ही प्रयास में मंगल के ऑर्बिट में स्थान पाने वाला हिंदुस्तान पहला देश बन गया है।
आज मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि यहां आने से पहले परम पूज्य सिद्धगंगा स्वामी जी के चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। और आज जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म को उसकी पूजा करना का इस प्रोजेक्ट के द्वारा अवसर मिला है। हम सुनते आए हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन देश के किसानों का हाल क्या है? किसान देश का पेट भरता है और किसान की ताकत है दुनिया के भी कई हिस्सों का पेट भर सकता है, लेकिन किसान की जेब नहीं भरती है। वो हमारा तो पेट भरे, लेकिन अगर उसकी जेब नहीं भरती है तो हमारा किसान जाएगा कहां? और वो तब होगा जब हम कृषि को वैज्ञानिक तरीके की ओर ले जाएंगे, हम हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे, हम हमारे कृषि उत्पादन को रख रखाव की अच्छी व्यवस्था करेंगे, हम वैल्यू एडिशन करेंगे, किसान को रख रखाव के भाव में वेयर हाउसिंग नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपना फल फूल पैदा कर करके गांव से बाजार ले जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं हैं, तो किसान कितनी भी मेहनत करेगा वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता है। और इसलिए समय की मांग है कि हमारा किसान जो उत्पादन करता है उसको सही मार्केट मिले, सही दाम मिले, रख रखाव की व्यवस्था मिले, वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग हो। और अगर ये किया जाएगा तो भारत का गांव समृद्ध होगा, भारत का गरीब समृद्ध होगा। अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो गांव के इंसान की खरीद शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, उसके परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर बढ़ता है तो शहर की इकोनॉमी भी तेज गति से आगे बढ़ने लग जाती है। और गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर तब बढ़ता है जब कृषि क्षेत्र में हमारी ताकत बढ़े। और इसलिए राज्य का, केंद्र का मिलकर के प्रयास रहना चाहिए कि हम कृषि क्षेत्र को किस प्रकार से आधुनिक बनाएं, वैज्ञानिक बनाएं। फूड प्रोसेसिंग ये हमारे देश के लिए नई चीज नहीं है। सदियों से हमारे पूर्वज अपने अपने तरीके से व्यक्तिगत उपयोग के लिए इन चीजों को करते आए थे। आप देखिए, बिहार का कोई व्यक्ति कहीं भ्रमण के लिए जाता है, महीने भर के लिए जाना है, तो अपने साथ सत्तू बना करके ले जाता है और वो महीनों तक वो सत्तू खाने में काम आ जाता है। यही तो ये फूड प्रोसेसिंग है, और क्या है। हमारे पूर्वज हैं जो किसी जमाने में गन्ने के रस से गुड़ बनाते थे और वो भी जमीन पर बना देते थे, वो भी तो फूड प्रोसेसिंग था। एक जमाना था सामुद्रिक मार्ग में एक रास्ता पूरे विश्व प्रसिद्ध था। सामुद्रिक मार्ग में, सी रूट में एक स्पाइस ट्रेड रूट सदियों से जाना जाता था। आज तो कई प्रकार के ट्रेड रूट की समुद्र से चर्चा होती है, और वो स्पाइसिस का सामुद्रिक जो ट्रेड रूट था, हमारे देश के किसान जो मसाला पैदा करते थे वो पूरे विश्व के बाजार में जाता था।
और समुद्र के मार्ग का उपयोग भी स्पाइसेस ट्रेड रूट के रूप में होता था। ये सामर्थ्य हमारे देश के किसानों में था। आज समय की मांग है, अगर हमारे देश के किसान जो पैदा करते हैं उसका वेस्टेज अगर हम बचा लें, वेस्टेज, तो भी देश का 30-40 हजार करोड़ रुपया बच सकता है। और इसके लिए इस प्रकार के आधुनिक व्यवस्थाओं को हमें विकसित करना होगा। आजकल तो न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग भी किसानों की भलाई के लिए करने की संभावनाएं पैदा हुई है। भारत उसको भी आगे बढ़ाना चाहता है। उसी प्रकार से इन दिनों मैं कुछ कंपनियों से के सामने मैंने एक विषय रखा है। हम पेप्सी पीते हैं, कोला पीते हैं, न जाने कितने कितने इस प्रकार के बेवरेजेज बाजार में मिलते हैं। अरबों खरबों रुपया का व्यापार होता है। मैंने इन कंपनियों को कहा कि आप ये जो बनाते हैं एरेटेड वाटर्स, क्या उसमें 5% नेचुरल फ्रूट जूस को मिक्स किया जा सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, आज जो अरबों खरबों रुपयों का इस प्रकार के पेप्सी वगैरह पेय का व्यापार है, अगर उसमें 5%, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5% हमारा किसान जो फल पैदा करता है उस फल का जूस अगर उसमें मिक्स कर दिया जाए, हिंदुस्तान के किसान को फल बेचने के लिए कभी बाजार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। अरबों खरबों रुपयों का फलों का व्यापार एक निर्णय में हो सकता है। मैंने भारत सरकार की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी आग्रह किया है कि आप रिसर्च करें, क्या इन एरेटेड वाटर्स में ये पेप्सी कोला वगैरह जो बिकता है उसमें हमारा किसान जो पैदा करता है उन फलों का जूस, नेचुरल जूस अगर उसमें डाला जाए तो मेरे किसान की आय बढ़ेगी, उसके फल बिक जाएंगे और मेरे किसान को कभी अपने फल चौराहे पर फेंकने की नौबत नहीं आएगी। मैं अभी एक साइंस मैगजीन पढ़ रहा था। आज देखिए कई चीजें, आज किसान जो पैदावार करता है कोई चीज वेस्ट जाने वाली नहीं है। कितनी चीजें बन सकती हैं। हम कैश्यू नट खाते हैं, कैश्यू नट का बड़ा बाजार मिलता है, लेकिन अभी विज्ञान ये कह रहा है कि कैश्यू नट का जो कवर होता है, जो एप्पल होता है जिसमें से कैश्यू निकलता है, वो जो ऊपर का कवच होता है, जो हार्ड कवच रहता है, वो न्यूट्रिशन रिच होता है। अगर उसका जूस बाजार में जाएगा तो न्यूट्रिशन के लिए हर व्यक्ति को उपयोगी होगा। अब तक हम क्या करते थे, काजू निकालते थे और ऊपर का छिलका जला देते थे। अब उसमें वैल्यू एडिशन होने की संभावना हुई है। केले, हम लोग केले की खेती करते हैं। केले निकलने के बाद वो चूरा पौधा जो होता है 5 फीट 6 फीट ऊंचा होता है, उसको नष्ट करने के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट देते थे। 1 बीघा जमीन में ये साफ करने के लिए किसी को 10,000 रुपये 20,000 रुपये में देते थे। आज हमारे यहां एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है कि केले पकने के बाद, केले निकालने के बाद जो पौधा बचता है उसमें से बहुत बढ़िया तंतु निकलते हैं, धागे बनते हैं और उसमें से उत्तम प्रकार का कपड़ा बन सकता है। केले के वेस्ट में से कपड़ों का निर्माण होने की संभावना पैदा हुई है। यानी मूल्य वृद्धि, प्रोसेसिंग, हम सदियों से इन चीजों से परिचित हैं और हम करते आए हैं। हम दूध में से घी बनाते हैं,
दूध 2 दिन भी टिकता नहीं है, लेकिन घी महीनों तक टिकता है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? सहज परिवार का ज्ञान है। जो फूड प्रोसेसिंग प्रक्रिया को करता है, दूध में से घी बनाता है और महीनों तक इस घी का उपयोग करता है, घी खराब नहीं होने देता है। आज हमारा किसान टमाटर बेचता है, कम पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर टमाटर का केचप बना करके बेचे तो ज्यादा पैसा मिलता है। और केचप का बॉटल भी बढ़िया हो, नाम भी बढ़िया हो, और कोई नटी हाथ में बॉटल लेके खड़ी हो तो उससे और ज्यादा पैसे बाजार में बिक जाते हैं। मार्केटिंग का जमाना है। हमारा किसान अगर आम बेचता है तो कम पैसे मिलते हैं, लेकिन अचार बना करके बेचता है तो दुनिया के बाजार में अचार बिकता है। आज पूरे विश्व में भारत के भोजन के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ है। भोजन में भारत का टेस्ट आज विश्व भर में एक आकर्षण का केंद्र बना है, लेकिन प्रिपरेशन उनके लिए संभव नहीं है, इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम पैक रेडी टू ईट फूड बना करके दुनिया के बाजार में रखते हैं, आज पूरे विश्व में हमारा माल बिक सकता है। अगर आप इंडियन करी ये कह करके पैक टीन बेचना शुरू करें, दुनिया खरीदने के लिए तैयार बैठी है। इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है, उसको हम कैसे स्पर्श करें? आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका महत्व बढ़ रहा है। सारा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर जा रहा है। हमारे हिमालयन स्टेट नॉर्थ ईस्ट, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे ज्यादा संभावना है, केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त, अगर उनको हम अच्छी लेबोरेटरी दे, अच्छा सर्टिफिकेशन दे, दुनिया के बाजार में जो माल ₹1 में बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना है तो वही माल $1 में बिक जाता है। ये संभावनाएं पड़ी है और इन संभावनाओं को तराशने का प्रयास भारत सरकार कर रही है, उसे प्रोत्साहन दे रही है। हिंदुस्तान के हर कोने में किसान जो पैदावार करता है, उस पैदावार के लिए आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, समुद्री तट से उसको विश्व व्यापार के लिए अवसर देंगे, हमारा किसान बहुत चीजें कर सकता है। एक बार मैं एक फंक्शन में गया था, ट्राइबल इलाका था। वो ट्राइबल लोगों ने मुझे गुलदस्ता भेंट किया और मैं हैरान था। गुलदस्ते में जो फूल थे, हर फूल पर मेरी तस्वीर लगी थी। मेरे लिए वो पहली घटना थी। मैंने कहा, भाई ये क्या है? आदिवासी लोग थे, ट्राइबल लोग थे। उन्होंने कहा, हम लेसर टेक्नोलॉजी से फूल पर फोटो प्रिंट करते हैं और ये फूल बाजार में बेचते हैं। जो फूल हमारा ₹2 में नहीं बिकता था, वो फूल आज हमारा ₹200 में बिकता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी, गांव गरीब के दूर सदार जंगल में रहने वाला आदिवासी भी किस प्रकार से वैल्यू एडिशन किया जा सके वो कर रहा है। हम उसे पहुंचाए बात को, हम व्यवस्थाएं खड़ी करें और देश में आगे बढ़ने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को हम बढ़ावा देंगे। हम प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित करेंगे। आइए, हमारे किसानों की जो पैदावार है उसमें मूल्य वृद्धि कैसे हो, किसान को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, किसान जो पैदा करता है उसका वेस्टेज में से हम बचें, किसान जो मेहनत करता है वो अन्न गरीब के पेट में जाए, गरीब के आशीर्वाद मिले, उन बातों पर हम बल दे रहे हैं। मैं आज इस इंडिया फूड पार्क को देश के चरणों में समर्पित करता हूं, भारत के किसानों के चरणों में समर्पित करता हूं और ये बदलाव आने वाले दिनों में संपूर्ण कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएगा। इस विश्वास के साथ एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने का प्रयास आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक विकास की यात्रा में हमारा किसान के द्वारा उत्पन्न की गई हमारी पैदावार, वो भी हमारी आर्थिक यात्रा को एक बहुत बड़ा बल देंगे। इसी एक विश्वास के साथ फिर एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं
किसानों के इस परिश्रम को सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। अटल जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज का वो दिन है जहां जय विज्ञान भी है, जय किसान भी है। जय विज्ञान जय किसान, ये जय जवान के लिए भी काम आने वाला है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ಅನ್ನದಾತ ರೈತನ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ. Here's a token of our gratitude, love and respect. Please accept it on behalf of the people of Karnataka, presented by the CEO of Future Group, Shri Kishore Biyani. Thank you so much, sir. And now, ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಅರ್ಪಣೆ. Vote of thanks to be proposed by the Group CEO, Future Group, Shri Kishore Biyani. नमस्ते, मेरा नाम किशोर बियानी, करता फ्यूचर ग्रुप। मुझे आज की समारोह के लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हमारे प्रिय आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से सारे फूड इंडस्ट्री की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आशीर्वाद देकर इस फूड इंडस्ट्री को, जिसपे 60% पॉपुलेशन इंडिया की रोजी रोटी के लिए डिपेंड है, उनको मार्गदर्शन दिया है आज और दिशा दी है। हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ कर्नाटका श्री वजुभाई रुद्रभाई वाला का भी मैं भी अभिनंदन करता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया जी, उनका धन्यवाद कि उनके गवर्नमेंट की सहयोग और उनके ब्लेसिंग से हमें ये प्रोजेक्ट ये स्टेज तक ले आए हैं। श्रीमती हरसिमरत कौर, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन्होंने हमारे पहले मीटिंग में ही इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह समझा और ये पूरी तरह समझ के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट दिया। हम आपकी गाइडेंस और भी आगे लेना चाहते रहेंगे। और मैं सभी डिग्नेटरीज और सभी फूड इंडस्ट्री, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो फार्मर्स आए हैं, हमारे वेंडर्स हैं, हमारे सहयोगी हैं जो आज इतनी दूर से आए हैं, उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक द फ्यूचर ग्रुप टीम, द फ्यूचर इंटीग्रेटेड फूड पार्क टीम, आवर CEO Praveen Trivedi, who has worked so hard to build this whole place for us. Our group companies, Future Agrovet, Future Supply Chain, who has been a part of making this possible. Also to Viscraft, Idiom, who has worked tirelessly to make this project. Shwetank, who has worked very hard on this project. Finally, like our Honorable Prime Minister said, Anna is Brahma, food is God, and food is reflection of our culture. Food is all about sharing and caring. I think ये प्रोजेक्ट में वैल्यू एडिशन जब फार्म से प्रोड्यूस लेते हैं 11 से 12 टाइम मल्टीपल इसका आ सकता है। और हम ये सप्लाई चेन इसकी एक जगह होने के कारण 13 से 15% रिडक्शन प्राइजेस की हो सकती है। इससे कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, फार्मर्स को फ़ायदा होगा। 10,000 लोग हमारे यहाँ इस पार्क में जुड़ेंगे, 1 लाख फार्मर साथ जुड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ इंडिया सालों पहले इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी। फ्यूचर ग्रुप का ये मानना है कि हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ये टाइटल इंडिया में हमें फिर से वापस ला के देंगे, इंडिया फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। और ये कहते हुए मैं सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾನನೀಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Ladies and gentlemen, we request